हेलो दोस्तों, स्टोरी विद रेहान 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा राज है जो इंसान की समझ से बहुत पेयर है। अगर आप दिल के कमजोर है तो शायद आगे मत सुनना, क्योंकि इस कहानी में जो सच है वो आपके रेगन में खून जमाने के लिए काफी है। मेरा नाम रेहान है, 25 साल का हूँ, एक छोटे शहर फिरोजाबाद का रहने वाला। जिंदगी सिंपल थी, कॉलेज, दोस्त, छोटे मोटे सपने। लेकिन 17 नवंबर 2022 की रात ने मेरी पूरी जिंदगी उलट के रख दी। उस रात शहर के एक कोने में एक पुरानी मस्जिद के पीछे एक ऐसा मंजर देखा जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। बारिश हो रही थी, बिजली कड़कड़ कर गिर रही थी और मैं एक छाता लिए वहां से गुजर रहा था। मस्जिद के पीछे एक पुरानी कब्रिस्तान थी जहां अक्सर लोग जाना पसंद नहीं करते। मैंने देखा सफेद दुपट्टे में लिपटी एक लड़की कब्रिस्तान के एक कोने में मिट्टी खोद रही थी और उसकी गर्दन एक अजीब तरीके से टेढ़ी थी, जैसे इंसानी हड्डियां वहां नहीं थी। मेरे पैर वहां जम गए। हवा सर्दी से नहीं, दार से चल रही थी। वो लड़की पलट के मुझे देखने लगी और उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने बस एक लफ्ज कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और फिर वो मिट्टी में डूबने लगी, जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। मैं भाग के घर आया, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद मेरी जिंदगी में एक ऐसी हस्ती आई जो इंसान भी नहीं थी और शायद शैतान भी नहीं। उस रात के बाद नींद मेरी आंखों से उदासमान हो गई थी। मैं खिड़की के पास बैठा था, बारिश का पानी शीशे पर टैप टैप करके गिर रहा था और मेरे दिमाग में बस वही मंजर घूम रहा था। सफेद दुपट्टा, टेढ़ी गर्दन, जलती हुई आंखें। सुबह का वक्त था, मगर दिल अभी भी रात में अटका हुआ लग रहा था। माँ ने आवाज दी, रेहान बेटा नाश्ता कर ले, कॉलेज नहीं जाना क्या? मैंने बस हामी सर हिला दिया, लेकिन मैं जानता था आज कॉलेज जाना मुश्किल है। मेरा दिमाग उस कब्रिस्तान के पास ही था। 2 दिन तक मैं वहां नहीं गया, लेकिन तीसरे दिन पता नहीं किस अजीब कशिश ने मुझे वापस वहां खींच लिया। मस्जिद के पीछे वही पुराना रास्ता, मिट्टी अब भी गीली थी, लेकिन इस बार एक और अजीब चीज थी। वही जगह जहां वो लड़की मिट्टी खोद रही थी, वहां एक छोटा सा चांदी का तवीज पड़ा था। मैं नीलान होकर उस तवीज को देखने लगा। उस पर पुरानी अरबी में कुछ लिखा था जो मुझे समझ नहीं आया। जैसे ही मैंने उससे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, ठंडी हवा का एक टेयर मेरी गर्दन को चेयर ह्यू निकल गया और पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, रेहान वापस रख दो। मैं पैर था, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस एक चिड़िया जो कब्रिस्तान के कोने में मुर्दा सी गिर चुकी थी। उस दिन रात को जब मैं नींद में था, मुझे महसूस हुआ कोई मेरे कमरे में खड़ा है। मैंने आंखें खोली और वो लड़की मेरे बिल्कुल पास थी। उसका दुपट्टा भीगा हुआ था, जैसे अभी अभी बारिश में आई हो। उसने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, तुमने मेरा तवीज छू लिया, अब तुम मुझसे कभी छूट नहीं पाओगे। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। मेरी सांसें तेज चल रही थी, दिल जैसे केज में बैंड होकर जोर जोर से धड़क रहा था। वो लड़की या जो भी थी मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। उसका भीगा दुपट्टा जमीन पर से पानी टपका रहा था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा दुख भी था और एक खतरनाक सा राज भी। मेरे होठ खुले, मगर आवाज नहीं निकली। मैं बस उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे वो मुझे खींच रही हो। तुम कौन हो? मैंने हल्की सी फुर्सत पाके पूछा। उसने थोड़ा सा अपना दुपट्टा सर से सरकते हुए कहा, मैं जरीन हूं। उसका नाम बोलते ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवा का एक तेज झोंका एंड भर गया। जरीन, तुमने मेरा तवीज छुआ और अब तुम मेरे साथ जुड़े हो। ये सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं रेहान, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। मैं तुम इंसान हो। उसने सिर्फ एक हल्की हंसी दी।
फिर उसकी चाल बदली, जिस्म हल्का सा धुंध में बदलने लगा और एक पाल के लिए वो आधी हवा में घुल गई। मेरी रेगन में थन सी भर गई। मैंने हिम्मत जुट के पूछा, तुम मेरे पास क्यों आई हो? मुझसे क्या चाहती हो? वो धीरे से मेरे पास आई, इतना पास के उसकी ठंडी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, वरना मैं हमेशा ये बेचैनी लेकर इस दुनिया में भटकूंगी। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सच है या कोई बुरा सपना। अगली सुबह मैं अपने दोस्त फैज को मिलने गया। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर कहा, रेहान, पुराने कब्रिस्तान की कहानी तुम जानते नहीं। लोग कहते हैं वहां एक लड़की का कत्ल हुआ था 5 साल पहले। उसकी लाश कभी मिली नहीं, बस एक चांदी का तवीज मिलता है कभी कभी, फिर गायब हो जाता है। मेरे हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। ये वही तवीज था जो मैंने देखा था। उस रात जरीन वापस आई। इस बार उसके हाथ खून से भरे हुए और उसकी आंखें और ज्यादा लाल थी। उसने सिर्फ एक बात कही, रेहान, जो मेरे साथ हुआ उसका हिसाब तुम दोज, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। और जैसे ही वो ये कहकर आगे बढ़ी, मेरे कमरे की रोशनी एक साथ बुझ गई। रात का वक्त था, लेकिन कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा सिर्फ रोशनी का ना होना नहीं, बल्कि कुछ जिंदा सी चीज हो जो मुझे घूर रही हो। मैं पलंग के एक कोने में खींच गया था और जरीन मेरे बिल्कुल सामने थी। उसके हाथ से लहू तापक रहा था, बूंद बूंद जमीन पर गिरकर एक अजीब सी शक्ल बना रहा था। ये किसका खून है? मैंने हिम्मत करके पूछा। जरीन ने बस अपनी उंगली से एक बूंद उठाई और मेरे हाथ की पिठ पर रख दी। मेरे हाथ में एक सर्दी का झटका गया, जैसे बर्फ की सुइयां अंदर घुस गई हो। ये उसका खून है जो मुझे मरने के लिए छोड़ गया था। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो मेरे दिल को काट रहा था। मैंने समझाने की कोशिश की, देखो जरीन, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी का खून नहीं कर सकता। तुम मुझसे जो चाहो मदद ले लो, पर किसी की जान लेना। उसने मेरी बात काट दी, रेहान, तुम समझते क्यों नहीं? उसने सिर्फ मुझे नहीं, मियर प्योर खानदान को जला दिया था। मैं सिर्फ बदला नहीं, इंसाफ चाहती हूं। मेरी हृदय तेज हो गई। खानदान को जला दिया? कौन था वो? और इसका मुझसे क्या लेना देना? अगली सुबह मैंने तय किया कि मुझे जरीन की सच्चाई पता करनी ही होगी। मैं फैज के साथ सीधा पुरानी कब्रिस्तान के पास गए, पीरन बाबा के छोटे डेरा पर। पीरन बाबा एक बुजुर्ग फकीर थे जो पिछले 40 साल से वहां रहते थे। लोग कहते थे कि वो जिनों और रूहानी चीजों का इल्म रखते हैं। मैंने उन्हें तवीज दिखाया। जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी, उनका चेहरा सेफ्ट हो गया। बेटा, ये तवीज एक कसम का बंधन है। इस पार जो लिखा है वो तुम समझ नहीं पाओगे, मगर इसका मतलब है जिस इंसान के हाथ में ये आएगा वो जरीन के साथ बंध जाएगा जब तक उसका बदला पूरा ना हो। मेरे होठ सूख गए। पर बाबा, ये बदला किससे है? पीरन बाबा ने बहुत देर तक चुप रहकर कहा, बेटा, ये बदला तुम्हारे अपने खून से है। मियर पैर से जमीन खिसक गई। अपने खून से? क्या जरीन जिस इंसान को मरना चाहती है वो मेरा रिश्तेदार है? फैज ने घबरा के पूछा, बाबा, आप सीधा क्यों नहीं बताते? बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, 5 साल पहले तुम्हारे चाचा असलम, उन्होंने एक जमीन के झगड़े में एक गांव को आग लगवा दी थी। उस आग में एक लड़की और उसका खानदान जलकर मर गया। वो लड़की थी जरीन। मेरी सांसें अटक गई। असलम चाचा जो आज भी हमारे घर आते हैं, वो ही इसके कातिल? उस रात मैं कमरे में वापस आया तो जरीन वहां पहले से थी। उसकी आंखें इस बार लाल नहीं, बल्कि आंसू से भरी हुई थी। अब तुम सच जानते हो, रेहान, अब तुम मेरी मदद करोगे ना? मैं उसके आंसू देखकर पिघल रहा था, लेकिन एक सवाल मेरे अंदर खुद को चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा था, क्या मैं अपने खानदान के खिलाफ जा सकता हूं एक जिन्नजादी के लिए? और जैसे ही मैंने आंख झुकी,
जरीन ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। ठंड का एक तूफान मेरे जिस्म में दौड़ गया। उसने बस इतना कहा, तुमने हाँ कह दी, अब हम दोनों एक है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर निकल चुकी थी जहां से वापस आना नामुमकिन था। मैंने जरीन की आंखों में देखा था, वो सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वो अपनी रूह की मुक्ति चाहती थी। और अब मैं उससे जुदा था, चाहे चाहता या नहीं। सुबह की अजान हुई तो मैंने अपनी आंखें मसल के उठना चाहा, लेकिन मेरी रूह जैसे थक गई थी। कल रात जरीन ने मेरा हाथ पकड़कर जो ठंड मेयर जिस्म में डाली थी, वो अब भी मेरी रेगन में दौड़ रही थी। मैंने चाय बनाई, मगर पहला घूंट लेते ही माँ की आवाज आई, रेहान, आज तुम्हारे असलम चाचा आ रहे हैं, ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। कप मेयर हाथ से गिरते गिरते बचा। असलम चाचा, वो नाम अब एक कत्ल, एक जलते हुए गांव, एक मासूम लड़की की चीखों से जुदा हुआ था। मैं चुप रहा, लेकिन दिल में एक तूफान था। दोपहर के आसपास चाचा आ गए। जैसे ही वो अंदर आए, उनके साथ एक गर्म हवा का झोंका महसूस हुआ। लेकिन मेरे कान में एक हल्की सी फुफकर सुनाई दी, यही है। मैंने अपनी गर्दन घुमा के देखा। जरीन दरवाजे के कोने में खड़ी थी। घर के बाकी लोगों को वो दिखाई नहीं दे रही थी, मगर मुझे उसका हर चेहरा, हर सांस साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखें चाचा पर टिकी थी, लाल, तीखी, बदले से भरी। चाचा ने मुझसे मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। रेहान बेटा, कैसे हो? मैंने जबरदस्ती मुस्कान दी। जी ठीक हूं। लेकिन मेरी तस्वीर कुछ और कह रही थी। जरीन मेरे कण के पास आई, उसकी ठंडी सांस ने मेरी रूह को छेड़ दिया। ये वही हाथ है जिसने मुझे आग में धकेल दिया था। रेहान, सिर्फ एक धक्का और मेन आईएसी खत्म कर दूंगी। मेरे अंदर दो आवाजें लड़ रही थी। एक कह रही थी, क्या तुम अपने चाचा का खून करोगे? दूसरी कह रही थी, ये सिर्फ तुम्हारा चाचा नहीं, ये जरीन का कातिल है। उस रात जब सब सो गए, मैंने चाचा के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। जरीन मेरे साथ थी, उसके कदम हवा में चल रहे थे, बिना आवाज के। मैंने देखा चाचा गहरी नींद में सो रहे थे, उनके पास विस्की का आधा ग्लास रखा था। जरीन मेरे सामने आई, अपना दुपट्टा जमीन पर गिरा दिया। उसकी आंखें लाल हो गई, उसके बाल अपने आप हवा में हिलने लगे। क्या तुम तैयार हो रेहान? मेरे हाथ में पसीना आ गया। मैंने बस इतना कहा, अगर तुम्हें कुछ करना है तो मुझे देखना नहीं होगा। उसने मुस्कुराया, तुम देखोगे नहीं, महसूस करोगे। जैसे ही उसने अपना हाथ चाचा के सीने पर रखा, कमरे का दरजा हर तरफ से बंद हो गया। मैंने महसूस किया, एक भरी सी चीज मेरे दिल पर गिर रही है। चाचा ने नींद में हिचकी ली, फिर उनका चेहरा सिफ्ट पड़ने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली, पर मेरे कान में उनकी दबती हुई सांसें, उनकी आखिरी कोशिश, सब सुनाई दे रहा था। कुछ ही पल बाद सब चुप हो गया। मैंने आंख खोली, चाचा का जिस्म ठंडा हो चुका था। जरीन ने मुझे देखा, उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन एक अजीब सा खौफ भी। ये सिर्फ शुरुआत है रेहान, अब तुम मेरा एक हिस्सा बन चुके हो। अब तुम्हारा खून भी इस बदले का रंग ले चुका है। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेयर पेयर वहां जम गए। चाचा असलम की मौत के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। घर वाले कह रहे थे बस दिल का दौरा पड़ा होगा, लेकिन मैं जानता था ये दिल का दौरा नहीं था। ये एक रूह का फैसला था जो जरीन ने दिया था। मैं दिन में भी चैन से नहीं बैठ पा रहा था। कॉलेज जाने का मन नहीं, दोस्त से मिलने का मन नहीं। बस हर वक्त लगता जैसे कोई मेरी रूह को पकड़ के खींच रहा हो। एक दिन सुबह सुबह फैज आया। रेहान, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है, उसने दरवाजे से ही कहा। मैंने उससे अंदर बुलाया। उसने पहली बात ये कही, मैंने कल रात तेरे चाचा की मौत का पुलिस रिपोर्ट देखा। रिपोर्ट में लिखा है नेचुरल कार्डियक अरेस्ट।
लेकिन एक बात समझ नहीं आई, रिपोर्ट बनने से पहले ही एक कॉल आई थी कमिश्नर के ऑफिस से, जिसमें कहा गया था कि केस क्लोज कर दूं। मेरे दिमाग में एक झटका लगा। कमिश्नर? असलम चाचा तो कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, उनके कॉन्टैक्ट्स कैसे? फैज ने सर झुका के कहा, बस यही समझने के लिए तुझे एक जगह चलना होगा। शाम के वक्त हम दोनों एक पुराने गोडाउन में गए। वहां एक आदमी था, नाम था जहांगीर। वो एक छोटा इन्फॉर्मर था जो लोकल गैंग्स और पॉलिटिशियंस के लिंक जानता था। जहांगीर ने सीधा कहा, असलम के ऊपर एक पूरी डील चल रही थी बीटा। जमीन का मामला नहीं था सिर्फ, उसमें इलीगल वेपन्स का काम भी था। और इस काम में शहर के बेड लोग शामिल थे, कमिश्नर, एमएलए और। उसने थोड़ा रुक के मुझे देखा। और तेरा अपना बाप? मेरे कान में जैसे एक धमाका हुआ। मेरा बाप? जहांगीर ने हामी सर हिला दिया। तेरे बाप ने ही असलम के साथ मिलके वो गांव जलवाया था ताकि जमीन खाली हो और उनके प्रोजेक्ट शुरू हो सके। उसमें एक लड़की और उसका पूरा खानदान मर गया, नाम था। मैंने बीच में बोल दिया, जरीन। जहांगीर ने मुझे हैरानी से देखा। तू जानता है उसका नाम? उस रात मैं घर वापस आया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मुझे पता था जरीन यही है। मैंने धीरे से कहा, जरीन, तुम्हारा असली कातिल सिर्फ असलम नहीं था, मेरा अपना बाप भी था। अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। वो मेरे पास आई, उसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था। मैं जानती थी, लेकिन तुम्हें खुद ये सच सुनना जरूरी था, रेहान। अब तुम मेरे दर्द का असली चेहरा देख चुके हो। मेरे दिल में एक ही सवाल था, मैं अपने बाप का खून कर सकता हूं? जरीन ने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। रेहान, ये बदला सिर्फ मेरा नहीं, अब तुम्हारा भी है। तुम्हारे अपने खून ने तुम्हें धोखा दिया है, अब तुम्हें फैसला लेना होगा। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं जानता था ये रास्ता वापस मुड़ने का नहीं। उसने कहा, कल रात 12 बजे मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगी जहां तेरा बाप अपना अगला काम करने वाला है। वहां तुम सच देखो जी, और फिर तुम्हारा दिल फैसला करेगा। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। घड़ी की सुई जैसे जैसे 12 के करीब जा रही थी, मेरी सांसें तेज होती जा रही थी। जरीन खिड़की के पास खड़ी थी, उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था, मगर उसका चेहरा, वो एक जंग के लिए तैयार सिपाही का चेहरा था। चलो, वक्त हो गया, उसने बस इतना कहा। हम दोनों ने कोई आवाज नहीं की, बस अंधेरे में निकल गए। शहर के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में एक आधा टूटा गोडाउन था, वहां से हल्के हल्के आवाजों का शोर आ रहा था। जरीन ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। अब तुम जो देखोगे उसके बाद तुम पीछे नहीं मुड़ सकते। मैंने गोडाउन के अंदर झांका। एक गोल टेबल पर 4 आदमी बैठे थे, कमिश्नर, एक एमएलए, मेरा बाप और एक अजनबी जिसका चेहरा एक ब्लैक स्कार्फ से ढका था। मेरे बाप की आवाज सुनाई दी, अगला गांव कल रात तक खाली हो जाना चाहिए, मुझे उस जमीन पर होटल प्रोजेक्ट शुरू करना है। जो भी रुकावट बनेगा उसका हाल तुम जानते हो। कमिश्नर हंसा, जैसे 5 साल पहले हुआ था। मेरे बाप ने हामी सर हिलाया। वही तरीका, बिना गवाह, बिना सवाल। मेरे अंदर कुछ टूट गया। ये वही लफ्ज थे जो जरीन के खानदान के लिए बोले गए होंगे। जरीन मेरे पास आई, उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। रेहान, तुमने अपनी आंखों से देख लिया, अब फैसला तुम्हारा है। मेरी मुट्ठी बंद हो गई। मेरे दिल का एक हिस्सा कह रहा था, ये मेरा बाप है, मैं आईएससी नहीं मार सकता। लेकिन दूसरा हिस्सा चिल्ला रहा था, ये कातिल है जो फिर से किसी का घर जला देगा। मैंने धीरे से कहा, जरीन, अगर ये काम करना है तो आज ही करते हैं। उसकी आंखें लाल चमक उठी। वो मेरे बाप की तरफ उड़ी, जैसे हवा का तूफान हो। टेबल पार बैठे लोग एक पाल के लिए जम गए।
जैसे समझ ही ना पाए कि क्या हो रहा है। मैंने देखा जरीन ने अपना हाथ मेरे बाप के सीने पर रखा। उसकी उंगलियों से एक काला धुआं निकलकर मेरे बाप के जिस्म में घुस गया। मेरे बाप की आंखें फट गई। वो कुर्सी से गिर पड़े, उनकी सांसें रुक गई। बाकी 3 आदमी चीखने लगे, भाग के निकल गए। सब कुछ खामोश हो गया। मैं वहां खड़ा था, आंखों में आंसू, दिल में एक अजीब सा खालीपन। जरीन मेरे पास आई। अब मेरा बदला पूरा हो गया। रेहान, अब मैं आजाद हूं। मैंने पूछा, और मैं? उसने मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। तुम अब मेरे साथ जुड़े हो। मैं जा रही हूं, लेकिन तुम मेरे एक हिस्सा बन गए हो। कभी ना कभी मैं वापस आऊंगी। उसने अपना दुपट्टा हवा में उछाला और वो धीरे धीरे धुंध में घुल गई। बस एक हल्का सा ठंड का झोंका मेरे सीने को छूकर गुजर गया। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा और दिल में बस एक सोच थी, क्या मैंने इंसाफ किया या एक और कत्ल का बोझ अपने सर ले लिया।